हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप। हम पहुंच चुके हैं फ्लेम एम्बर के एपिसोड नंबर 261 पे और इसमें मामला शिफ्ट होने वाला 9th फ्लोर के ऊपर। लेकिन इससे पहले हम एपिसोड के साथ आगे बढ़े, शाउट आउट देना चाहूंगा हमारे चैनल के दो जेन्युइन सपोर्टर्स को, जो है शानू पंडित और आई एम बॉस। थैंक यू फॉर जेन्युइनली सपोर्टिंग अस। जब आप इमोर्टल गॉड से ऊपर बढ़ते हो तो वो सिर्फ अर्ली एक्सेस के वीडियोस के लिए नहीं रह जाता, ये उससे बढ़ के होता है। ऑनेस्टली हम जिन बैटिंग एप्स और वेबसाइट्स के स्पॉन्सरशिप को अवॉइड कर पाते हैं वो आप सबकी वजह से है। हालांकि हम इसके बदले में बहुत कुछ वापस तो नहीं लौटा सकते, लेकिन एटलीस्ट इतना कर सकते हैं। इसलिए हम जेन्युइन सपोर्टर्स या उससे ऊपर वाले मेंबर्स के लिए हर महीने शाउट आउट किया करेंगे। वैसे ये दिल से थैंक यू तो आप सबको है हमारे साथ इतने लंबे समय तक बने रहने के लिए। चलो हम आगे की स्टोरी अब यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख चुके थे कि जियान की टोली एंटर कर जाती है उस आइसफायर आइलैंड में, जहाँ 10th फ्लोर का गार्डियन था एक गोरिल्ला, जिसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार दोशान के लेट स्टेज पे थी। आगे यूई फेंग ने उसे हराया होता है और इस फ्लोर के रिवॉर्ड के तौर पे इन्हें एक स्क्रोल मिला था जो जियान हथियार लेता है। लेकिन इससे पहले 9th फ्लोर में एंटर कर पाते ये पहुंचते हैं उस कैदी के पास जिसे इस 10th फ्लोर में कैद करके रखा गया था। ये एक छोटी सी बच्ची होती है जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा की नहीं लगती। बेसिकली आगे काफी बातें होती हैं। अंदर जाके उसके और जेड लेगसी टीम के बीच में एक डील होती है और उस लड़की को आजाद कर दिया जाता है। हालांकि इससे पहले जियान ने उसकी सोल के ऊपर एक सोल सील को प्लेस कर दिया था। फिर वो बताती है 8th फ्लोर के गार्डियन के बारे में, जिसकी स्ट्रेंथ 3 स्टार दोशान के लेवल की होती है। ये सब एक्सपेक्ट करने के बाद भी लोग थोड़े से अचंभित हो जाते हैं। चलो यहाँ से कंटिन्यू हो गया आगे की स्टोरी। हालांकि लुई ने शब्द काफी कैजुअली बोले थे, लेकिन इनकी वजह से सबकी भौहें सिकुड़ गई होती है, जिस कारण की वजह से 10th फ्लोर को क्लियर करना आसान होता है। वो यूई फेंग थे, लेकिन 9th फ्लोर इतना सिंपल नहीं होने वाला। वहीं पे 8th फ्लोर, ये तो अनडाउटेडली और चैलेंजिंग होगा, क्योंकि आइसफायर आइलैंड का कुछ ऐसा ही ट्रेंड होता है। वो बच्ची जिसका नाम लुइन होता है वो कहती है मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके नीचे के फ्लोर्स को इन्वेस्टिगेट किया है, इसलिए मैं जानती हूँ। ये सुन के फाइनली शोई और बाकी लोग नोट करते हैं। वो कहते हैं चलो एंट्रेंस यहीं पे है, चलो 9th फ्लोर में चला जाए। इसी के साथ इनके कदम आगे बढ़ना शुरू हो गए थे। ये देख के लुइन का मुंह डब्बे की तरह खुला रह जाता है। फिर वो कुछ समय के बाद बोलती मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूँ। अब इस अनजान लड़की पे ऐसे भरोसा कैसे किया जा सकता था। यूई फेंग बोलते हैं हमें फॉलो मत करो, अब तुम आजाद हो, अपने हिसाब से तुम कहीं भी जा सकती हो। ये बात बिल्कुल ऑब्वियस थी कि इस आइसफायर आइलैंड में कैद होने वाले व्यक्ति ये सब क्रिमिनल्स होते हैं। हॉकाई टीम को देखती हुई लुइन कहती है मैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे कैप्चर करके रखा गया है, मैं आप सभी की तरह आजादी से बाहर नहीं जा सकती हूँ, इसलिए मुझे आपके साथ एक चैलेंजर के रूप में फाइट करनी होगी। तब अगर मैं फेल भी होती हूँ तो मुझे फोर्सफुली इस जगह से बाहर फेंक दिया जाएगा। तब जियान आगे बढ़ के बोलते हैं चलो इसे साथ में आने देते हैं, वो इस टापू को हमसे ज्यादा जानती होगी। यूई फेंग बोलते हैं ठीक है, लेकिन अगर तुमने हमारे लिए परेशानी खड़ी करी तो हमसे दया की उम्मीद मत करना। लुइन तुरंत ही जियान की तरफ आके बोलती है थैंक यू बिग ब्रदर। हाउएवर जिस पल उसके करीब आई थी उसे उसकी बॉडी में से एक टेरिफाइंग और ऑप्रेसिव ऑरा फील होता है। इसकी वजह से उसके हाव तुरंत ही बदल गए थे। वो इंस्टिंक्टिवली अपने कदमों को पीछे लेती है। वो मन ही मन में कहती है इसके बारे में जरूर कुछ टेरिफाइंग है। जैन एक हल्की स्माइल के साथ पीछे मुड़ता है और ये 9th फ्लोर की तरफ जाने लगे थे। सीन चेंज हुआ था। हम देखते हैं आइसफायर आइलैंड के 3rd फ्लोर में एक पहाड़ों की श्रृंखला के सबसे ऊंचे पहाड़ के ऊपर एक शानदार सी गुफा होती है। लेकिन इस मोमेंट में इसके अंदर एक ऐसी भयानक आवाज गूंज रही होती है जो पूरे 3rd फ्लोर को कांपा रही थी। वो आवाज कहती है ईगल, तो बिना परमिशन के मेरी टेरिटरी में कैसे एंटर हुए। एक ब्लैक शैडो जिसे ईगल कहा जा रहा था वो अपने सिर को झुका के बोलता है रिस्पेक्टेड किंग, मैं बुरी खबर लेके आया हूँ। हमारे आइसफायर आइलैंड में कुछ घुसपैठी घुस चुके हैं, लेकिन इनमें से कुछ लोग इंटरेस्टिंग है। ये फिगर एकदम इंसान जैसा होता है, लेकिन इसका वो थिक डार्क ऑरा ये इसके फेशियल फीचर्स को छिपा रहा था। उसकी बात को सुन के गुफा के अंदर की एंटिटी बोलती है इंटरेस्टिंग। अगर ईगल को कोई चीज इंटरेस्टिंग लगी है तो वो नॉर्मल लोग नहीं हो सकते। आफ्टर ऑल ईगल होता है 4th फ्लोर का गार्डियन। वो ब्लैक फिगर बोलते ही 7 लोग हैं, इनमें से एक के पास है लाइट एलिमेंट की पावर। लगता है वो बच्ची होली सी से आई होगी और उसकी ऑरे को सेंस करके मैं बता सकता हूँ कि वो कोई ऑर्डिनरी मेंबर नहीं है। होली सी के अंदर भी उसका स्टेटस काफी इंपॉर्टेंट होगा। इस बार लगता है वो एनडीटी भी शॉक हो गई थी। वो आज कहती कोई होली सी से। हालांकि होली सी घोस्ट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा विख्यात न हो, लेकिन इंसानों की दुनिया में इसकी रेपुटेशन ये आसमान छूती है। ये ग्रेट 1000 वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस में से एक है। वो ईगल एक एक्साइटमेंट से भरी आवाज में कहता है, लेकिन इसके अलावा एक और व्यक्ति है और उसका ऑरा स्कॉर्चिंग हॉट है। मुझे शक है एक होली फ्लेम। जिस मोमेंट में शब्द उसके मुंह से बाहर आए थे, रंबल रंबल की आवाजों के साथ ही पहाड़ कांप जाता है। स्पेस भी ट्रेम्बल हो गया था। वो अंदर की आवाज बोलती होली फ्लेम। तो 3rd फ्लोर के गार्डियन होने की वजह से वो
आइस फायर आइलैंड के टॉप किंग्स में से एक था, लेकिन उसके शरीर में एक बहुत पुराना घाव होता है जिसे बस होली फ्लेम से ही सही किया जा सकता था। अगर उस घुसपैठिए के पास सच में एक होली फ्लेम है तो इस थर्ड फ्लोर की गार्डियन की इंजरी सही करी जा सकती है। वो ईगल वॉइस रिकॉर्ड के बोलता है, बस बात ऐसी ही कि उस बच्चे की कल्टीवेशन सिर्फ 1 स्टार 2 इमोर्टल के अर्ली स्टेज पे है और मैं उसके अंदर कुछ अजीब महसूस कर पा रहा हूँ जो मुझे भी अनईजी फील करवाता है। उसकी बात को सुन के एक हम के साउंड के साथ ये गुफा फिर से शांत हो जाती है। ऐसा लगता है जो भी अंदर बैठा हुआ था वो इन शब्दों के बारे में ध्यान से सोच रहा हो। कुछ समय के बाद वो ईगल पूछता है, तो क्या मैं इसके बारे में फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के गार्डियन को इन्फॉर्म करूं? जब बात होती है फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के गार्डियंस की तो थर्ड फ्लोर का पावरफुल गार्डियन भी खुद को अनईज फील करने से रोक नहीं पाता है। वो कहता है नहीं नहीं, हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। खासकर वो फर्स्ट फ्लोर का गार्डियन, वो पागल है, जाओ तुम वापस लौटो, इसके बारे में किसी को मत बताना और चीजों को मैं खुद हैंडल करूंगा। जब सब कुछ सेटल हो जाएगा मैं तुम्हारी मेहनत को भूलने नहीं वाला। ये सुन के ईगल अपने सर को झुका के इस जगह से गायब हो जाता है। हमें फिर से उस गुफा के अंदर की वो आवाज सुनाई देती है। वो एंटिटी कहती है फर्स्ट फ्लोर का गार्डियन वो कभी सोलिटर लॉर्ड का सबऑर्डिनेट था, लेकिन जब से सोलिटर गायब हुए उनके गायब होने के सारे शक लीसोल टेरिटरी की तरफ इशारा करने लगे। उस फर्स्ट फ्लोर के पागल को पता था कि वो लीसोल डोमेन का मैच नहीं है, तभी उसने हमला करने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा। उस पर लीसोल डोमेन में लाखों की तादाद में एक्सपर्ट्स खत्म हुए थे। अंत में जाके उस पागल के ऊपर काबू करने के लिए खुद लीसोल डोमेन लॉर्ड को बाहर आना पड़ा। इसी वजह से उसे यहाँ पे इम्प्रिजन किया गया है। लेकिन मेरा दिल भी इतना घबरा क्यों रहा है? क्या ये मेरी बस इमेजिनेशन है? क्या जब थर्ड फ्लोर का गार्डियन खुद से बड़बड़ा रहा होता है? जियान का ग्रुप 9th फ्लोर में पहुंच चुका था। ये जगह 10th फ्लोर की तरह नहीं होती है। ये काफी चौड़ा गोलाकार का स्पेस था और ये भरा होता है ऊंची ऊंची चट्टानों से जिनमें अजीब पावर छिपी होती है। हालांकि बड़ी बड़ी चट्टानें चारों तरफ कहीं भी फैली होती है, लेकिन जियान अपने सोल परसेप्शन से पता लगा पा रहा था कि एक फॉर्मेशन है। ये स्पेस हजारों किलोमीटर तक फैला होगा। इसे घेर रखा होता है खाकी स्टोन्स ने। इन पत्थरों में से एक हैवी इनविजिबल प्रेशर एमिट होता है जो सबके दिलों को भारी कर रहा था। यू शाओई वॉइस रिकॉर्ड की बोलती है ये कैसी जगह है। जिस मोमेंट में इस एरिया में आए थे उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके दिल को 2 पत्थरों के बीच में मसला जा रहा हो। उसका दिल भरा होता है हैवी फीलिंग से। तभी जियान का ध्यान एक डीप स्पॉट पे गया था जहाँ कुछ एनर्जी रिपल्स गोल गोल घूमना शुरू हो गई थी। वो कहता है केयरफुल, अगर मैं सही हूँ तो ये पूरी जगह एक फॉर्मेशन है। इससे पहले बेचारा जियान कुछ बोल पाता, बूम के साउंड के साथ एक बड़ा सा पत्थर जो कि अब तक बिल्कुल शांत होता है अपनी जगह से हिलना शुरू हो जाता है। ये देख के जियान चिल्ला के बोलता है नहीं, हमें पीछे जाना होगा। बिना किसी डाउट के अगर वो इस फॉर्मेशन के कोर में फंस जाते हैं तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं। और लगता है उसकी शुरुआत हो ही चुकी थी, क्योंकि पहले पत्थर ने जैसे मूव किया होता है तभी और भी रम्बलिंग साउंड सुनाई देने लगती है। एक एक करके कई पत्थर हवा में उठ के इस ग्रुप के चारों तरफ घूमने लगते हैं, साफ तौर पे अपनी फॉर्मेशन की शेप ले रहे थे। ये देखे वो बच्ची जिसका नाम ल्यूइन था उसका भी दिल बैठ जाता है। वो अचानक से चिल्ला के बोलती जल्दी से पास में आओ। नॉर्मली वो इनकी परवाह नहीं करती, लेकिन जब वो देखती है कि ये सभी काफी स्ट्रॉन्ग है उसे एहसास होता है कि आगे आने वाले गार्डियंस को हराने में ये उसकी काफी हेल्प कर सकते हैं, जिससे उसके ऊपर का भार कम हो जाएगा। इसलिए बोलना चुनती है। ल्यूइन की कमांड को सुन के जियान का ग्रुप शॉक की आवाजों के साथ बिल्कुल पास अपीयर होता है। फिर अपने पीठ से पीठ लगा के खड़े हो जाते हैं। चारों तरफ देख रही जियान की आंखें एकदम नैरो हो चुकी होती है। वो कहता है ये टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस। जियान कोशिश कर रहा था 9th फ्लोर के गार्डियन को ढूंढने की, लेकिन नो मैटर वो चाहे कितनी तलाश कर रहा हो और रोटेट होने वाले पत्थर उसकी सोल पावर को भी डिसरप्ट करते हैं, जिससे कुछ भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो कहता है लगता है हम जिस मोमेंट में यहाँ पहुंचे उस गार्डियन ने फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। ये सिचुएशन हमारे लिए बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है। अपने चारों तरफ स्पिनिंग रॉक्स को देख के ल्यूइन कहती है मैं जानती हूँ कि 9th फ्लोर का गार्डियन कौन है। सब पूछते हैं कौन है। ल्यूइन की आवाज काफी भारी होती है। वो बताती है कॉर्प्स क्रशिंग स्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन। जैसे हम बोलने वाले हैं बस स्टोन स्कॉर्पियन। लगता है जेड लेगेसी टीम ने कभी इसके बारे में सुना नहीं था। इन सब के चेहरे शॉक और कंफ्यूजन से भरे होते हैं, लेकिन ऐसा जियान के बारे में नहीं था। वो बताता है कॉर्प्स क्रशिंग स्टोन ब्रह्मा स्कॉर्पियन एक पावरफुल सोल बीस्ट होता है। ये ज्यादातर रेतीले इलाकों में रहता है, लेकिन इसे नमी भाती है, इसलिए जब तक आसमान में सूरज दिखाई देता है ये भी सतह पे नहीं आता। इसकी पूरी बॉडी में खतरनाक जहर मौजूद होते हैं। स्पेशली उसका वो पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक जो कि उसके पूंछ पे होता है वो है एक फेटल वेपन। इसका वो पॉइजनस स्कॉर्पियन हुक ये बस शरीर के अंदर नहीं घुसता है, बल्कि जैसे भी टकराता है उसे स्मैश कर देता है, जिससे वो डेडली टॉक्सिन शरीर में तुरंत फैल जाते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं है। मैंने स्कॉर्पियन के बारे में एक बार एंशिएंट टेक्स्ट में पढ़ा था कि एक लेट से 1 स्टार दोशान ब्राह्मा स्कॉर्पियन एक 2 स्टार दोशान एक्सपर्ट को एक ही बार में खत्म कर सकता है। वेल जियान को ये बातें क्यों पता होती है? ये था
काइलिन की वजह से। आफ्टर ऑल कभी स्कॉर्पियंस मेडुसा ट्राइब को सर्व किया करते थे। दोनों हिस्सा होते हैं ज़ुआन सेंटिन के डेजर्ट का। जब इन लोगों के बीच में डिस्कशन चल रहा होता है, एक बड़े से पत्थर के बीच में से छोटा सा क्रैक अपीयर हुआ था और उस छोटी सी ओपनिंग में से निकलते एक बड़े से नाम वाले स्कॉर्पियन। इनका वो मटीले रंग का शरीर दूर से ही काफी ज्यादा मजबूत लगता है। ये मोटे नहीं बल्कि पतले पतले होते हैं। इनकी वो टांगे जो कि जगह जगह से मुड़ी होती है, वो एक नजर में यू शाओ जैसे लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। खासकर वो बड़ा सा पॉइजनस हुक जिसकी ऊंचाई 10 मीटर होगी। ये बहुत भयानक लग रहा था। थंडर स्नेक बोलता है ये चीज इसकी स्टैंड 2 स्टार दोशियान की पीक के लेवल की है। और लैंड मंकी कहता है हम इसके ऊपर नॉर्मल लॉजिक नहीं लगा सकते। जियान नोट करता है। जियान कहता है मैं इस फॉर्मेशन को समझने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप लोगों को संभालना होगा। यूफेंग फटाक से ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। वो बोलते हैं लैंड मंकी शो यू, तुम्हें अपनी अपनी डिफेंसिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हमें इसके जहर से बचाना होगा। थंडर स्नेक तुम मेरे साथ आओ, बाकी ये लोग बच के रहो। इसी मोमेंट में ब्रह्मा स्कॉर्पियन इसकी आवाज के साथ एक बड़े से पत्थर पे चढ़ गया होता है। वो इन 8 लोगों को भोजन की तरह देख रहा होता है। इसकी आंखों में उस लुक को देख के जियान धाड़ की बोलता है फ्लेम फिस्ट। उसके हाथ को एक गर्म फ्लेम ढक लेती है जो वुश के साउंड के साथ आगे बढ़ गया था। जब जियान अपने फ्लेमिंग कॉरे को रिलीज करता है, ये पत्थरों से बनी हुई जगह एकदम भड़कने लगती है। टेम्परेचर इंस्टेंटली राइज हो चुका था। जवाब में स्कॉर्पियन अपने पंजों से नीचे के पत्थर में कई क्रैक्स बना लेता है। फिर उसके आगे के जो क्लॉज होते हैं उनमें से एक डार्क ब्राउन एनर्जी बीम निकलती है जो बूम की साउंड के साथ जियान के अटैक से टकरा गई थी। इस कोलियन ने पूरे स्पेस को हिला के रख दिया होता है। ऑल्दो इस बीस की स्ट्रेंथ होती है 2 स्टार दोशियान के पीक की, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि फ्लेम्स ये जहर का नेचुरल नेमेसिस होती है। इसलिए उस पावरफुल अटैक के बाद भी वो जियान को एक बार में हरा नहीं पाता है। ये स्ट्राइक बेसिकली ड्रॉ पे खत्म हुई थी। लगता है इस पहली टकरावट के बाद उस स्कॉर्पियन को एहसास हो गया था कि उसके दुश्मन कमजोर नहीं है। हम उसे बिना स्टेशन के जमीन के अंदर घुसते हुए देखते हैं। इस उबड़ खाबड़ इलाके का इस्तेमाल करके वो अपने आप को छिपा लेता है। उसे इंतजार था परफेक्ट मूवमेंट का। ऐसे सीन को देख के शोई कोल्ड आवाज में कहती है चीज सच में चालाक है। जियान की अभी हैंडसीज चेंज होने लगी होती हैं। उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर की निगोंग पिल जिसकी कोर इंस्क्रिप्शन डिवाइन सीन मूवमेंट को रखती थी, वो हल्की सी ट्रेम्बल होना शुरू हो गई थी। वहीं पे जब यूईफेंग और थंडर स्नेक अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, तभी स्कॉर्पियन जमीन में घुस गया होता है। इस वजह से दोनों भी स्टंड हो चुके थे। थंडर स्नेक दांती मीस के बोलता है डैम इट। ये सभी फिर से जियान के चारों तरफ इकट्ठे हो गए थे। इन्हें इंतजार होता है इस फॉर्मेशन के क्रैक होने का। हाउएवर इसी मोमेंट में क्रैक बूम बूम की आवाजों के साथ एक बहुत बड़ा डार्क ब्राउन हुक, अरे मतलब स्कॉर्पियन की पूंछ होती है ना, वो जमीन को फाड़ के ऊपर निकली थी। लगता है इसका आकार पहले से 10 गुना बढ़ चुका हो। किसी के पास रिएक्ट करने का समय नहीं होता। वो जहरीला हुक सबसे पहले टारगेट बनाता है यू शाओ को। स्पेस में पहने पहने क्रैक्स को छोड़ते हुए हमें से यू शाओ के पास अपीयर होते हुए देखते हैं। इस जहर की पोटेंसी को सेंस करके ऐसा लग रहा था कि एक 3 स्टार दोशियान को भी खत्म कर देगा। इससे पहले ये लोग एक्शन ले पाते काफी देर हो चुकी थी। जानवी दांती मीस के बोलता है डैम इट, लगता है मैंने मिस कैलकुलेट कर दिया। वो इस फॉर्मेशन को तोड़ने के ऊपर फोकस कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसने इग्नोर कर दिया कि एक दोशियान लेवल के 20 के पास भी इंसानों जैसी सोचने की क्षमता होती है। यूईफेंग चिल्ला के बोलते हैं लिटरली। उस पहने से हुक को अपनी आंखों में बड़े होते हुए देख यू शाओ अपनी आईज क्लोज कर लेती है। लेकिन इसी क्रिटिकल मोमेंट में ल्यूचिंग जो कि यू शाओ के सबसे करीब थी, उसके हाथ में स्क्रोल अपीयर हुआ था। जैसे स्क्रोल को क्रश करती है, एक शटर के साउंड के साथ एक भयानक सफेद रंग की रोशनी इस स्पेस को ढक लेती है। जब लोग इस होली लाइट में नहाते हैं, इन्हें परमानंद का अनुभव हो जाता है। इनकी वो कंज्यूम हो चुकी दूध की भी रिप्लेनिश हो गई थी और ये अपनी सोल पावर को भी नरिश होते हुए फील करते हैं। इस स्क्रोल की होली पावर को सेंस करके जियान कहता है एक टॉप टियर होली रैंक लाइट एलिमेंट डिफेंसिव स्क्रोल। लगता है लड़की सच में अमीर है। क्लैंक की आवाज के साथ वो शील्ड जिसने पूरे ग्रुप को ढक लिया था, वो स्कॉर्पियन की हुक का सामना करती है। तभी ल्यूचिन चिल्ला के बोलती है जियान अब। जियान की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। बस बस के साउंड के साथ इस जगह में स्पेशल क्रैक्स बनने शुरू हो जाते हैं। ऐसा हो रहा था कि इनविजिबल पावर की वजह से जियान अनलीश कर देता है अपनी 27,000 कोर इंसेप्शंस को। जियान की मेंटल स्ट्रेंथ टारगेट नहीं करती स्कॉर्पियन को, बल्कि इस फॉर्मेशन के कोर को टारगेट करती है। अब ये ब्रह्मा स्कॉर्पियन ल्यूचिन के होली स्क्रोल की वजह से पहले ही जम चुका होता है। फाइनली महसूस करता है मौत के भय को। इस मोमेंट में उसे समझ में आया था कि जो घुसपैठी 9th फ्लोर में आए हैं, उनसे डील करना सच में आसान नहीं है। हालांकि रॉक फॉर्मेशन पावरफुल थी, लेकिन तभी जियान की मेंटल स्ट्रेंथ का सामना नहीं कर सकती थी। क्रैश क्रैश की आवाजों के साथ वो इनविजिबल कोर इंक्रिप्शंस उन घूमते हुए पत्थरों को बहुत अनस्टेबल कर देते हैं। सबकी आंखों के सामने उनकी स्पीड कम होती जा रही थी। अभी जियान को देख रही ल्यूचिंग की आंखें भी एडमिरेशन से भर चुकी होती हैं। वो कहती है इसकी जो स्ट्रेंथ इतनी मॉन्स्टरस है। उसके पास बस एक डिफेंसिव स्क्रोल था। वहीं पे जियान के शरीर से इरप्ट होने वाली मिस्टीरियस मेंटल स्ट्रेंथ उसका एक
लेवल ही अलग होता है। हालांकि स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ यानी कि सोल फोर्स को कल्टिवेट करना काफी ज्यादा कठिन माना जाता है, लेकिन इन कठिनाई की मेंटल स्ट्रेंथ से कंपेयर नहीं करी जा सकती है। ये फैक्ट था को पावरफुल मेंटल स्ट्रेंथ जियान की बॉडी से आई थी और ये उसे लिu चिंग की आंखों में और भी मिस्टीरियस बना रहा था। वो ब्रह्मा स्कॉर्पियन भी डर चुका होता है। हालांकि जियान का अटैक डायरेक्टली उसकी तरफ नहीं आया था, लेकिन उसकी पत्थरों की फॉर्मेशन उसका सबसे बड़ा डिफेंस है। इसके टूटते हुए बाकी दुश्मनों का सामना नहीं कर पाएगा। चिर के साउंड के साथ वो होली पावर के रेस्ट्रेंट्स जो स्कॉर्पियन को एक जगह पे जमा के रख रहे थे अचानक से वो लूज होने लगते हैं। फिर बिना हेजिटेशन के अपनी पूरी स्ट्रेंथ को वो अपनी टेल के ऊपर फोकस करता है, जिससे क्रीकिंग साउंड के साथ उसका वो टेल हुक आजाद हो जाता है और इसी से शूट हो गया था जियान की तरफ। इस बार स्कॉर्पियन का अटैक थोड़ा अलग था। ये पहले से अपनी चारों तरफ उस वेनमस एनर्जी को लेके जा रहा था जो हवा को कोरोड कर रही थी। क्लियरली अगर इस अटैक से जियान की जान नहीं भी जाती है तो उसका सीरियसली इंजर्ड होना बिल्कुल पक्का हो जाएगा। बैटल को ध्यान से ऑब्जर्व करने वाले यूई फेंग चिल्ला के बोलते हैं थंडर स्नेक अब, क्योंकि वो स्कॉर्पियन अपने ध्यान को जियान के ऊपर लगा चुका है। वो आखिर इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठाते। गूंजती उस ब्रह्मा स्कॉर्पियन की आवाज। वो कहता है तुम इंसान, लेकिन जियान उसकी बात को बीच में ही काट देता है। वो बोलता है ओ लगता है तुमने मुझे आसान टारगेट समझा है, तो चलो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। वो स्कॉर्पियन की वेनमस टेल जो किसी बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ी थी एक ही फ्लैश में सीधे जियान के सामने अपीयर होती है। इससे पहले जियान अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल कर पाता उसे यूई फेंग की आवाज सुनाई दी थी। वो बोलते हैं बद्दा जियान तुम अपनी फॉर्मेशन पे ध्यान दो, हम इसे संभालते हैं। अगले पल दो बुश बुश की आवाजों के साथ दो फिगर्स ने उस टेल का रास्ता रोका था। यूई फेंग और थंडर स्नेक का अटैक ये बैंग बैंग की आवाज के साथ टकरा जाता है उस टेल अटैक से, जिसे स्कॉर्पियन का वो कांटा झंझना के पीछे चला गया होता है। एट द सेम टाइम जियान की आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती है। वो अपने दोनों हाथों को खोल के बोलता है ब्रेक। ये कहते ही चादर घूमने वाली वो चट्टानें बैंग 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 की आवाजों के साथ एक के बाद एक फटना शुरू हो जाती है। ये पूरी रॉक फॉर्मेशन शैटर हो गई थी। इसके तबाह होते हुए पत्थर जमीन पे गिरने लगे थे। लगता है इस फॉर्मेशन के टूटने से सीधा बैकलेस स्कॉर्पियन के शरीर में पहुंचती है। उसके मुंह से दर्द से भरा रोर निकलता है और उसकी वो ब्लड लस्ट से भरी आंखें जियान के ऊपर टिक जाती हैं। वहीं पे यूई फेंग जिनके चारों तरफ शुआ शुआ के साउंड के साथ वो दुशन और डांस करने लगा था, वो स्माइल के साथ बोलते हैं अब मैं देखना चाहूंगा कि तुम कहाँ भाग पाते हो। ये कहते उनका फिगर हल्का सा फ्लिकर हुआ था, फिर वो जगह से गायब हो जाते हैं। वो अगली बार अपीयर होते हैं सीधे स्कॉर्पियन के सामने। उनकी विंड एटीट्यूड की दुशान पावर ने उन्हें डरावनी तेजी दी होती है। जब वो स्कॉर्पियन उस खतरे को महसूस करता है उसके मुंह से कुछ अजीब सी गू की आवाजें निकलती हैं। तभी इसके शरीर से कई रंगों की मिस्ट इरप्ट हुई थी। ये जहरीली गैस होती है जिसमें पूरे ग्रुप को सफाई करने की ताकत थी। हाउएवर तभी उसके साइड से एक कोल्ड स्नॉट की आवाज सुनाई देती है। यूई फेंग हम करके बोलते हैं विंड सोरिंग टेक्निक। गूंजती है फश 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 की आवाजें। 5 बड़े बड़े हरिकेन्स जिनमें से हर एक कई मीटर चौड़ा होता है वो यूई फेंग की चारों तरफ घूमने लगे थे। उनके एक इशारे पे वो स्कॉर्पियन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ये विंड दुशान पावर के टॉर्नेडोज उस जहरीली गैस को बिल्कुल फैलने का मौका नहीं देते। पहले सफाई होता है उस टॉक्सिक मिस्ट का, फिर वो हरिकेन सीधा बीच की तरफ आगे बढ़ जाती है। ये अपने रास्ते में हर एक चीज को तबाह करती जा रही थी। ऐसे सीन को देख के वो स्कॉर्पियन एक दहाड़ मारता है नहीं, और लगता है ये उसकी आखिरी दहाड़ थी, क्योंकि यही वो पल होता है जब एक हाथ के बराबर विंड दोशान पावर ग्रक क्लब के साउंड के साथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है। हम तुरंत ही उस टूटे हुए स्कॉर्पियन को कांप के फूलते हुए देखते हैं। ये देखे थंडर स्नेक जिसने अपने ग्रुप को डिफेंड करने की जिम्मेदारी ली होती है वो चिल्ला के बोलता है ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट करना चाहता है, हमें पीछे जाना होगा। बात ऐसी थी कि जैसे यूई फेंग ने स्केलिंग टेक्निक का यूज किया था थंडर स्नेक को तुरंत ही कुछ अजीब महसूस हो गया होता है। इस स्कॉर्पियन के शरीर के अंदर खतरनाक टॉक्सिन से अंबार होगा। अगर ये फट जाते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होने वाले हैं। लोगों की आंखों में जस्ट पैनिक फ्लैश हुआ ही था तभी स्पेस में जियान की काम आवाज गूंजी थी। वो कहता है बर्न। एक फायरी रेड फ्लेम जो कि स्पेस में उन काले जलने वाले धब्बों को छोड़ रही होती है वो स्कॉर्पियन को टारगेट बनाती है। जैसे ही फ्लेम का संपर्क उस बीज की त्वचा से हुआ था वो पूरी तरह से जलने लगता है। एट द सेम टाइम उसकी सेल्फ डिस्ट्रक्शन प्रोसेस भी थम जाती है। ऐसा लगता है जियान की वो टेरिफाइंग फ्लेम स्कॉर्पियन की लाइफ को खींच रही है। बात ऐसी थी कि लाल फ्लेम के अंदर 2 होली फ्लेम्स मिली हुई थी, लेकिन जियान ने अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से इन्हें कंसील कर रखा होता है जैसे और लोग उसे देख न सके। ये फ्लेम्स कुछ ही सेकंड्स में स्कॉर्पियन को जला के राख कर देती हैं। उसके धूल को हवा में उड़ते हुए देख जियान कहते चलो ये खत्म हो गया। हाउएवर जियान भले नॉर्मल बिहेव कर रहा हो वही पूरी टीम शॉक में थी। ये सभी जानते थे कि ब्रोकन गॉड्स ब्रह्मा स्कॉर्पियन इसका शेल कितना ज्यादा मजबूत होता है। ऑल्दो यूई फेंग ने उसे सीरियसली इंजर्ड कर दिया था, लेकिन जियान के लिए इसे इतनी आसानी से जला के राख कर देना ये बताता है कि उसके हाथों में रहने वाली फ्लेम्स बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। इस स्कॉर्पियन के खत्म होने के बाद रंबलिंग आवाजों के साथ जमीन से एक बहुत बड़ी दीवार निकली थी। इस पत्थर की दीवार में एक
दरवाजा होता है। ये था एग्जिट 9th फ्लोर के गार्डियंस को हराने वालों के लिए, जो कि एक अजीब से डायमेंशन में लेके जाता है। ऑफ कोर्स स्कॉर्पियन को हराने के बाद किसी को भी उस रास्ते में जाने की जल्दी नहीं होती। आफ्टर ऑल जो इनका इंतजार कर रहा था वो था 8th फ्लोर, और वहाँ और भी टेरिफाइंग एग्जिस्टेंस होगा। नेचुरली उससे पहले ने अपनी दुगी को रिकवर करना होगा। अब यहाँ पे हम दोशियान पावर बोले या दुगी, बात एक ही है। तुम्हारे भाई को आदत पड़ी हुई है दुगी की। खैर अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे सबकी कल्टीवेशन काफी हाई होती है, इसलिए थोड़े रेस्ट के बाद ये अपनी पीक कंडीशन में पहुंच चुके थे। फिर ये जब सोचते हैं 8th फ्लोर के बारे में, इनके एक्सप्रेशंस डार्क होने लगते हैं। खुद दोशियान क्लास में एंटर करने के बाद ये समझ चुके थे कि 2 स्टार दोशियान और 3 स्टार दोशियान में कितना बड़ा अंतर होता है। एक 2 स्टार दोशियान चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसके पास मेथड्स चाहे कितनी भी अच्छे हो, लेकिन जब वो सामना करेगा 3 स्टार दोशियान का, वो अपने आप को हमेशा कमजोर पाएगा। तभी वो छोटी सी बच्ची लुइन एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, जाने से पहले मैं एक चीज के बारे में आप सबको चेतावनी देना चाहूंगी। ये सुन के यूफेंग बॉय उठा के बोलते हैं, क्या? लुइन कहती है, मुझे 8th फ्लोर से काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस सेंस हो रही है, इसलिए वहाँ तभी जाना जब पूरी तरीके से तैयार हो, और अगर तुम हारने की कगार पे आ जाओ तो अपने कदम तुरंत पीछे ले लेना। हालांकि लुइन एक क्रीचर को रिफाइन करके अपनी स्ट्रेंथ को वापस हासिल करना चाहती थी, लेकिन उसमें हॉकाई टीम काफी काम आने वाली थी। जियान बॉय से गोड की बोलते एक अनीस की फीलिंग। लुइन सीधी बात नो बकवास करती हुई बोलती है, मैं 8th फ्लोर के गार्डियन से जो सेंस कर रही हूँ उसके हिसाब से मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम उसे हरा पाओगे। भले ही तुम्हारी टीम में 3 स्टार दोशियान मौजूद क्यों ना हो, तभी जीतने के चांसेस काफी कम होंगे। वो थंडर स्नेक पूछता है, क्या तुम जानती हो कि 8th फ्लोर पे कैसा सोल बीस्ट मौजूद है? लुइन सीरियस आवाज में कहती है, इस जेल के हर एक फ्लोर में गार्डियंस रैंडमली आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे तुमने 10th फ्लोर पे जिस गार्डियन का सामना किया था, ये पिछले 10th लेवल के सोल बीस्ट से बिल्कुल अलग था, और तुम जिसका सामना करने जा रहे हो उसकी पावर से बिल्कुल अलग होंगी। इस उनकी यूफेंग नोट करके बोलते हैं, तुम तब भी कदम पीछे नहीं ले सकते हैं। अभी ध्यान से देखा जाए तो उनकी आंखों में भी एक हताशा दिखाई देती है। आखिरकार जिस फोर्स ने टास्क उन्हें दिया होता है, अगर वो असफल रहते हैं तो पूरी यूक्रेन को तबाह किया जा सकता है। यहाँ शांति फिर से एक बार छा जाती है। ऑफ कोर्स अब मैं रुकता नहीं है। फाइनली कुछ टाइम के बाद ल्यूचिंग कहती है, चलो चला जाए। शो भी नोट करके बोलती, हाँ पहले चलो हम देखते हैं कि हमें क्या रिवॉर्ड मिलेंगे। फिर जहाँ तक बात रही 8th फ्लोर की, हमें उसके लिए प्रॉपर प्लान बनाना होगा। उसकी बात से सब एग्री करते थे। आफ्टर ऑल अब ये पहले से 8th फ्लोर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ से खाली हाथ वापस लौटने का मतलब नहीं बनता। इनकी टीम भी स्ट्रॉन्ग थी। यूफेंग एक 3 स्टार दोशियान लेवल की पावर हाउस, और जियान एक ऐसा एल्केमिस्ट जिसकी सोल स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुकी है। ये बात तो साफ थी कि 8th फ्लोर को क्लियर करना इम्पॉसिबल नहीं है। ये फाइनली उस पत्थर से बने दरवाजे की उस तरफ जाते हैं। कुछ डाटा की आवाजों के साथ वो रास्ता जो कि अब तक पूरी तरह से अंधकार से भरा हुआ था, उसमें कुछ मशालें जलनी शुरू हो गई थी। अब यूशाओ भी खुद को पहले से बेटर हैंडल कर रही होती है। ऐसी डेंजरस जगह पे आने के बाद भी वो अब पैनिक नहीं करती, बल्कि वो एक हल्की आवाज में कहती है, 9th फ्लोर इतना ठंडा क्यों महसूस हो रहा है? अभी सच्चाई ये थी कि वो अंदर से थोड़ी सी कंफ्यूज भी होती है। बात ऐसी थी कि जब यू फैमिली में वो एक्सपर्ट्स जब उसे फाइट किया करते थे, अक्सर जीत यू शाओ की होती थी। लेकिन अब अपने सेकंड अंकल के साथ बाहर आने के बाद उसे समझ में आ चुका है कि वो उसके क्लैन के लोग जानबूझ के उसे जीतने दे रहे थे। अगर वो रियल लाइफ और डेथ बैटल्स होती तब तक वो 100 बार मर चुकी होती। खैर तब भी इस जर्नी ने उसे काफी कुछ सिखाया होता है। टक 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 की आवाजों के साथ ये रास्ते में और भी आगे बढ़ते हैं। जियान कहते हैं, अजीब बात है, ये मेरे सी ऑफ कॉन्शियसनेस में कैसे फ्लक्चुएशंस हैं। वैसे शुरुआत में उसने लुइंग की चेतावनी पे कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जैसे जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसका दिल और भी तेजी से मचल रहा है। वहीं पे जैसी जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होती है, अगर कोई चीज उसकी सोल को भी डर महसूस करवा सकती है तो वो जरूर इमोर्टल लेवल की सोल पावर होगी। लेकिन इमोर्टल लेवल तक सोल को कल्टिवेट करना ही कितना डिफिकल्ट होता है। इसमें बस खतरनाक टैलेंट की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसमें स्पिरिचुअल पैलेस को कंडेंस करना होता है। खैर ये बातें तो हमें बाद में मालूम पड़ रही होंगी। तभी जियान के विचारों को रोकते हुए यूफेंग बोलते हैं, ये यहाँ पे है। ये पहुंच चुके थे गोल्डन चेस्ट के सामने, जो कि बिल्कुल 10th फ्लोर जैसा सुनहरा बक्सा होता है। यूफेंग यू शाओ से बोलते हैं, लिटरली जाओ। ये सुन के यू शाओ स्टार्टेड हो जाती है। वो अपनी तरफ इशारा करके बोलती है, मैं पिछली बैटल्स की वजह से वो भी थोड़ा सा नर्वस फील कर रही होती है। तभी ल्यूशियन उसे एनकरेज करती हुई बोलती है, डोंट वरी लिटिल सिस्टर, ये सिंपल है। फाइनली यू शाओ ने नोट करके अपने पैरों को आगे बढ़ाया होता है। वो मन ही मन में कहती है, उम्मीद करती हूँ अंदर कुछ अच्छा मौजूद होगा। हालांकि यूक्रेन में उसे बहुत प्यार दुलार मिला होता है, लेकिन तब भी अपनी अच्छाएं अपनी होती हैं। खासकर जब वो इतने बड़े खतरे का सामना करने जा रहे हो, उनके पास जितने ताकतवर ट्रेजर्स होंगे वो खतरे का उतने अच्छे से सामना कर पाएंगे। तभी गूंजती स्क्वीक की आवाज, जैसे उस बॉक्स को छूते हैं उसके हाथ, उसका ढक्कन खुलना शुरू हो जाता है। सबसे पहले वेंग वेंग के साउंड के साथ एक आंखों को अंधा करने वाली
गोल्डन लाइट इरप्ट हुई थी। जियान इंस्टिंक्टिवली अपनी वॉइस रिकॉर्ड के बोलता है ये क्या चीज है। उसके हाथ में एंशिएंट रूलर अपीयर हो जाती है, लेकिन तभी सबके कानों में यूफेंग की ट्रेम्बलिंग आवाज गई थी। ऐसा लगता है उस बॉक्स के अंदर जो चीज मौजूद थी उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। यूफेंग बोलते हैं ये स्वानजिंग है। फिर जियान इसके बारे में जानता नहीं था, वो बोलता है जुआनजिंग, खासकर एक ऐसी चीज जो कि एक मिड से 3 स्टार दोशियान को ऐसे एक्साइट कर सके, वो कोई ऑर्डिनरी आइटम नहीं हो सकता। तभी ल्यूचिंग बताती है ये सो कॉल्ड जुआनजिंग ये हथियार बनाने की धातु होती है। इस दुनिया में वेपन्स को क्रिएट करने वालों को स्मिथ ये वेपन फोर्जर्स बोला जाता है। इनकी जिंदगी में काम होता है फोर्जिंग को स्टडी करना, और जिस अपने को हर फोर्जिंग मास्टर देखता है वो होता है एक पियरलेस डिवाइन वेपन को क्रिएट करने का। जैसा कि कहावत है कि औरत चाहे कितनी भी चालाक हो वो बिना चावल के क्या ही बनाएगी। आई नो ये कहावत चाइना में, इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि तुम्हारे पास दिमाग चाहे कितना भी हो, जब तक तुम्हारे पास काम करने के औजार नहीं है तो अपने आइडियाज को कभी रियलिटी बना ही नहीं सकते हो। ल्यूचिंग बोलती है जुआनजिंग और कुछ रेयर मटेरियल्स के साथ एक कम से कम ऐसे वेपन को फॉर्ज किया जा सकता है जो इमोर्टल ग्रेड का हो। जन को चीजें फाइनली समझ में आई थी, खासकर वो समझता है कि उसके एंशिएंट रूलर में से ऐसी हीट क्यों सेंस हो रही है। इमोर्टल वेपन्स को भी कई ग्रेड्स में बांटा गया है। पहले होते हैं फर्स्ट ग्रेड के इमोर्टल वेपन्स जो 1 स्टार दोशान की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते थे। वहीं पे 2 स्टार दोशान वाले वेपन्स इन्हें हासिल करना काफी डिफिकल्ट होता है। वहीं पे इमोर्टल वेपन्स का जो सबसे हाईएस्ट टियर होता है उन्हें वील्ड करने वाले होते हैं 9 स्टार दोशान्स। इन डिवाइन वेपन्स में वो पावर होती है जिससे दुनिया को खतरा हो सकता है। कहा जाता है कैसे वेपन्स को वील्ड करने वाले लोग अपनी जिंदगी में कभी हार का सामना नहीं करते। ऑफ कोर्स इस दुनिया में डिवाइन वेपन्स ये बस कहानियों की बातें रह गई हैं। इन्हें देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। जन की नॉलेज के हिसाब से वो जिस सबसे कीमती धातु को जानता था वो होता है मिलेनियम कोल्ड आयरन, लेकिन लगता है जुआनजिन उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जब जन उस बॉक्स के अंदर एक हाथ के बराबर गोल्डन पीस को देखता है उसे ऐसा लगता है इसके अंदर जिंदगी मौजूद हो। यूफेंग फाइनली सबकी तरफ हाथ कप करके बोलते हैं ये आइटम हमारे यू क्लैन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेचुरली मैं यूफेंग इसे कैसे रिफ्यूज कर सकता हूँ। फिर वो इसे रख लेते हैं अपने स्टोर रिंग में। इस पे जियान और बाकी लोग सवाल नहीं उठाते हैं। यूफेंग कहते हैं चलो चेक किया जाए उस विलेन को जिसे यहाँ कैद किया गया है। उम्मीद करता हूँ इस 9th फ्लोर का कैदी 8th फ्लोर के बारे में भी जानता होगा, क्योंकि मुझे भी 8th फ्लोर से एक डेंजरस फीलिंग आ रही है। सब लोग नोट करके बढ़ने लगे थे फिर से आगे। अब क्या उस 8th फ्लोर के गार्डियन के बारे में जानना इतना आसान होगा या इनका सामना होगा एक और ट्विस्ट से? चलो हम उसके बारे में नेक्स्ट एपिसोड में जानते हैं। ऑफ कोर्स हमें उसमें सबसे पहले इस 9th फ्लोर की कैदी से मिलाया जाएगा। आगे हमें कई अलग अलग तरीकों की पावर्स मालूम पड़ रही होंगी। अगर आप उन्हें मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होते वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वहीं पे अगर आप नेक्स्ट एपिसोड के लिए कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो और उसे देखना चाहते हो आज शाम को ही, तो आप हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी के मेंबर बन सकते हो। हम हमारे सारे प्रीमियम मेंबर्स के लिए हर शाम को अर्ली एक्सेस वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, जैसे उन्हें नेक्स्ट एपिसोड एक दिन पहले ही देखने को मिलता है। वहीं पे वो लोग जो कि हमेशा 2 या 3 एपिसोड आगे रहना चाहते हैं वो अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्परर या उसके ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। आपको ज्वाइन का ऑप्शन चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब की साइड ही मिलेगा, लेकिन उसे चेकआउट करने से पहले ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख के जरूर बताना। उससे तुम्हारे भाई को काफी अच्छा महसूस होगा। सो एटलीस्ट डू दैट। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदाई। हमारा मिलना होगा नेक्स्ट पार्ट में।